नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका अपना विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपसे देश दुनिया की चुनिंदा 3-4 बड़े खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हम सबसे पहले दुनिया में ड्रैगन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए होने वाले सबसे बड़े नेवल एक्सरसाइज की बात करेंगे। कैसे क्वाड के देश आपस में मिलकर एक युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं, क्या संदेश है इस युद्धाभ्यास का, इस पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम लौटेंगे अपने देश और आपके लिए दूसरा अहम मुद्दा हमने चुना है जातीय जनगणना का। विरोधी दल लगातार मांग करते रहे हैं, सत्ता पक्ष इसे इनकार करती रही है। इन सब के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लेकर न केवल अपने सहयोगी दल बीजेपी को ही ठेंगा दिखाया, बल्कि एक नए सियासी समीकरण की ओर इशारा भी कर दिया है। इस पर आज हम इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज का हमारा आखिरी मुद्दा होगा कि आखिर घाटी में ये क्या हो रहा है। एक के बाद एक लगातार टारगेट किलिंग का मामला सामने आता ही जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हर बार की तरह ही इस बार भी हम सबसे पहले दुनिया की बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में। आज हम इस माह के आखिर हफ्ते में शुरू होने वाले भारत, अमेरिका, जापान समेत 26 देशों के एक संयुक्त युद्धाभ्यास की बात करेंगे। कोशिश करेंगे आपको बताने की कि आखिर ये महज एक युद्धाभ्यास है या विश्व में बनते नए सामरिक समीकरण के बीच विश्व को एक संदेश देने की कोशिश है। आखिर चीन के पेट में इस युद्धाभ्यास को लेकर क्यों दर्द अभी से शुरू हो चुका है। लेकिन इसके पहले जरा इस बात पर भी हम चर्चा कर लें जो खबर सुर्खियों में बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को एडवांस रॉकेट सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है, जिस पर रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ऐसा न करे। युद्ध की विभीषिका अभी भी जारी है। औसतन हर दिन यूक्रेन के 100 सैनिक मारे जा रहे हैं। यह युद्ध कहाँ जाकर रुकेगा कह पाना मुश्किल है। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन युद्ध है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर, इस पर मैंने पहले भी आपसे विस्तार से चर्चा की है, आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज यह हमारा मुद्दा नहीं है। आज हम उस युद्धाभ्यास की चर्चा पर लौटते हैं जो चीन की ताकत को रोकने का एक बड़ा संदेश अपने आप में समाहित किए हुए है। 29 जून से शुरू हो रहे भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत 26 देशों के नेवल एक्सरसाइज के बारे में। ये युद्धाभ्यास अमेरिका के होनोलुलु और सैन डिएगो में किया जाना है, जो 4 अगस्त तक चलेगा। वैसे तो हर एक साल इस तरह का एक एक्सरसाइज होता रहा है और ये 28वीं बार संयुक्त युद्धाभ्यास होने जा रहा है। अब जरा समझिए इस जल सेनाओं के संयुक्त एक्सरसाइज के बारे में। कुछ तथ्य है जो आपके सामने रख दूं। रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, ये 2022 इस युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है। नेवल युद्धाभ्यास का ये 28वां एडिशन होगा। अमेरिका के होनोलुलु और सैन डिएगो में 29 जून से 4 अगस्त तक ये चलेगा। भारत, अमेरिका समेत 26 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। ये सब तो मैंने आपसे जिक्र किया ही। अब ये समझिए कि अभी हाल ही में क्वाड देशों की बैठक जापान में हुई थी। उसमें चीन की बढ़ती ताकत को लगान लगाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। काफ़ी चर्चा हुई थी, चीन की ओर से इसको लेकर प्रतिक्रिया भी आई थी। दरअसल क्वाड का गठन ही हुआ है चीन की ताकत और विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। यह मैंने आपको अपने पिछले कार्यक्रम में विस्तार से बताया था। अब क्वाड बैठक के बाद होने जा रहे इस नेवल युद्धाभ्यास को आप समझ सकते हैं। चीन की दादागिरी हमेशा से देखने को मिलती रही है, खासकर दक्षिणी चीन सागर की बात की जाए
तो इस पर लगातार चीन अपना वर्चस्व कायम करने की मुहिम में जुटा हुआ है। क्वाड समेत दक्षिणी चीन सागर से सटे कई देश चीन की इस दादागिरी से परेशान हैं। खुद क्वाड के सदस्य ऑस्ट्रेलिया के लिए भी दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दादागिरी ने एक नई परेशानी खड़ी कर दी है, एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के समुद्री सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर सोलोमन आइलैंड, अगर आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो स्ट्रेटेजिकली आप समझ जाएंगे कि सोलोमन आइलैंड की सरकार के साथ एक सीक्रेट डील कर ली है। इस डील की वजह से ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में क्वाड के संकल्प के मद्देनजर इस युद्धाभ्यास की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। अमेरिका ने इस एक्सरसाइज को लेकर जो बयान दिया है वो भी काफ़ी कुछ संदेश देता है कि चाहे वो हिंद महासागर की बात की जाए, प्रशांत महासागर की बात की जाए या फिर दक्षिण चीन सागर की बात की जाए, किसी एक देश की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्रैगन को समझाने की कोशिश इस एक्सरसाइज के जरिए हो रही है। इस युद्धाभ्यास में फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देश भी शामिल हो रहे हैं, जो चीन के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। चलिए देखा जाएगा कि इस नेवल एक्सरसाइज से विश्व में क्या कुछ सामरिक संतुलन कायम होता है या फिर माहौल और गर्माता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हम चलेंगे अपने देश और बात करेंगे देश में जातीय जनगणना को लेकर मचे घमासान की। विरोधी दल लगातार मांग कर रहे हैं देश में जातीय जनगणना शुरू कराने की, लेकिन बीजेपी की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार अभी तक इसकी खिलाफत करती नजर आ रही है। इन सब के बीच बिहार में क्या कुछ हुआ, इस पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत, आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। विद्यावारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर मचे सियासी घमासान की। अपने सहयोगी दल बीजेपी को धत्ता बताते हुए बिहार की नीतीश सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर जातीय जनगणना को अपनी सहमति दे दी है। यानी बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो चुका है। अब देखिएगा जल्दी ही कई गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी यह सिलसिला देखने को मिल सकता है। दरअसल जातीय जनगणना की पैरोकारी करने वाले सियासी दल की दलील ये है कि बगैर जातीय जनगणना के देश के सामने विकास से मुख्यधारा से जोड़ने की विभिन्न पिछड़ी जातियों को दिया जाने वाला आरक्षण व्यवस्था सार्थक हो ही नहीं सकता। अब जरा समझिए कि आखिर कब पिछली बार देश में जातीय जनगणना का काम हुआ था। आज़ाद भारत की बात कर ली जाए या 1947 से लेकर 2022 तक की बात कर ली जाए तो देश में कोई जातीय जनगणना नहीं हुई। पहली बार देश में ब्रिटिश हुकूमत ने जातीय जनगणना कराई थी, वो भी 1931 में, जिसमें सारे जाति धर्मों का डेटा इकट्ठा किया गया था। 1941 में भी अंग्रेजों ने कुछ इसी तरह की कोशिश की, लेकिन वो डेटा जारी नहीं किया गया। 1931 में हुए जातीय जनगणना की अगर उस समय की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम निरक्षर पाए गए थे। आर्थिक तौर पर वो काफ़ी पिछड़े हुए थे, जो बाद में सच्चर समिति की रिपोर्ट में भी ये मामला सामने आया। लेकिन उस वक्त हिंदुओं की भी कई जातियां ऐसी थीं जो साक्षरता में काफ़ी कम थी। कई ऐसी जातियां रहीं जो काफ़ी पिछड़ी हुई थी। हालांकि ये समझना होगा कि ब्रिटिश सरकार चूंकि अपने ढंग से इस जातीय जनगणना का इस्तेमाल करती थी, इसके बाद देश में ऐसा कोई जनगणना हुआ ही नहीं जिससे देश में विकास को सबको समान अवसर मिल सके, एक रास्ता साफ हो सके सबको समान अधिकार हासिल करने का। ये वास्तव में एक अजीब सी बात है कि जाति के हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में इतनी प्रमुखता से मौजूदगी है, बावजूद अभी तक कोई ऐसा डाटा ही हमारे पास उपलब्ध नहीं है जिसको विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा कहा जा सके।
हालांकि कुछ अलग अलग संगठन हैं, कुछ संस्थाएं हैं, जरूर अपने अपने स्तर से छोटे छोटे इलाकों का जातीय डाटा इकट्ठा करती हैं, धर्म के आधार पर डाटा इकट्ठा करती हैं, जिसका इस्तेमाल सियासी दल अपने चुनावी रणनीति के लिए अक्सर किया करते हैं। लेकिन हम इन्हें आधिकारिक डाटा नहीं कह सकते हैं। अब ये भी हकीकत ही कही जा सकती है कि बगैर एक आधिकारिक जनगणना के ये कैसे तय हो सकता है कि कौन से जाति या धर्म के लोगों को वाकई सरकारी सहयोग की आवश्यकता है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जरूरी कदम उठाने के लिए। किसे आरक्षण की श्रेणी में रखा जाए और फिर किसकी आरक्षण के कोटे में कमी की जाए, ये सब जातीय जनगणना से ही तय किया जा सकता है। और यही मांग को सियासी दल लगातार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, यूपी के ही बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए, डीएमके, एडीएमके, ऐसे तमाम सियासी दल हैं जो जातीय जनगणना की मांग देश में करते रहे हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र की सत्ता पर काज बीच बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इस मांग पर कोई ठोस कदम उठाने से साफ तौर पर इनकार करती नजर आ रही है। लेकिन बिहार में कुछ अलग ही देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो कर दिया जो उनके सहयोगी दल बीजेपी को नागवार लग रहा है। नीतीश ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर बिहार में जातीय जनगणना कराने पर फैसला लेकर एक नया इतिहास बना दिया है। इसमें एक बात और जोड़ दूं, दरअसल बीजेपी और कांग्रेस सरीखे राष्ट्रीय दलों के लिए जातीय जनगणना इतना मायने नहीं रखती, लेकिन जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी सियासत की बुनियाद भी ज़्यादातर इन्हीं जातीय समीकरण के इर्द गिर्द टिकी होती है। लिहाजा उनके लिए ऐसा कराने की मांग करना लाजमी ही है। बहरहाल देखते जाइए कि क्या बिहार से बाहर भी गैर बीजेपी राज्य सरकारें जातीय जनगणना को लेकर पहल करते हैं या फिर केवल इसे चुनावी माहौल में उछालकर वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रखते हैं। अभी तो बिहार की नीतीश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला ले ही लिया है, जो सियासत में घमासान की पटकथा लिखने वाली है। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, मजबूरी है ब्रेक लेने की। जाइएगा कहीं नहीं, लौटता हूँ ब्रेक से तो आपसे बात करेंगे अपने अगले मुद्दे की। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे की ओर। तो जाहिर सी बात है, हर तरफ चर्चा है, खबरों की सुर्खियों में है कि घाटी में जारी टारगेट किलिंग किस तरह से हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हमारी सेना और पुलिस के जवानों ने आतंकियों के हौसले पस्त क्या किए। अब आतंकियों ने घाटी को अस्थिर करने के लिए एक नया फार्मूला निकाल लिया है, टारगेट किलिंग का फार्मूला। जब से जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म किया, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के इरादे पर मानो पूरी तरह से पानी फिर गया। हर दिन आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबर आप सुनते होंगे। घाटी में अमन चैन को तबाह करने की हर कोशिश हमारे सेना के जवान और पुलिस लगातार विफल कर रही हैं। जो भी घाटी के शांति सौहार्द पर हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, बदले माहौल में करारा जवाब दिया जा रहा है। अब ऐसे में आतंकियों और उनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं के पेट में मरोड़ उठना लाजमी ही है। एक नया फार्मूला आतंकियों ने इजाद कर लिया है, घाटी को अशांत करने का, दहशत फैलाने का, वो है टारगेट किलिंग। इस पर हमने अपने पहले के कार्यक्रम में भी आपसे विस्तार से चर्चा की थी। दरअसल पिछले 24 घंटों में 2 हत्याएं हुई। क्षमा चाहेंगे, 24 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे, क्योंकि एक 31 मई और आज 2 जून, जिससे घाटी में थोड़ी अस्थिरता का माहौल बनता नजर आ रहा है। कायराना हरकत करते हुए एक शिक्षक की स्कूल में हत्या कर दी गई
और एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई। दहशत फैलाने की आतंकियों की साजिश। लेकिन इन सब के बीच ये तो सोचना ही होगा कि आखिर कैसे इन चुनौतियों का डट कर मुकाबला किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे आतंकवादियों की इस कायराना हरकतों से टारगेट किलिंग का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, कुछ अलग अलग सोर्सेज से जो जानकारी मुझे मिली मैं उसको आपके सामने लाया हूँ। घाटी में टारगेट किलिंग के मामलों की अगर बात की जाए तो पिछले साल घाटी में 35 नागरिक मारे गए। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से लेकर अब तक 47 नागरिक मारे गए। अभी तक टारगेट किलिंग के कुल 18 मामले आए हैं। पिछले 31 दिन तो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इसमें टारगेट किलिंग के 7 मामले सामने आए हैं। एक महीने में टारगेट किलिंग के 7 मामले, जिसमें आपने देखा 13 मई को किस तरह से पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या हो गई, 24 मई को कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी की हत्या कर दी गई, 25 मई को टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के घर में घुसकर गोलियां मारी गईं, 31 मई को कुलगाम में शिक्षक रजनी बाला की हत्या कर दी गई और 2 जून यानी आज बैंक कर्मी की हत्या कर दी गई। जाहिर सी बात है, इस टारगेट किलिंग में ऐसा लगता है कि आतंकी किसी विशेष जाति धर्म को नहीं देख रहे हैं। ये बात हमें समझना होगा। ये बात अलग है कि ज़्यादातर हत्याएं कश्मीरी पंडितों की हुई है, लेकिन मुस्लिम भी इस तरह के आतंकियों के कायराना हरकत से बच नहीं पाए हैं। ये बेहद दुखद है। घाटी में ऐसी हत्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर है। वहां के पुलिस प्रशासन का भी कहना है केवल हताश खलास आतंकी अब घाटी को अस्थिर करने और लोगों में दहशत पैदा करने के मकसद से ही टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये भी हमारे आपके लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे सेना के जवान और पुलिस बल ऐसे हत्यारों को बख्श नहीं रहे हैं। खबर यह ही जाती है कि इस तरह के कायराना हरकत करने वाले दहशतगर्दों को जवानों ने ढेर कर दिया। बहरहाल इतना सब कुछ है, सेना आतंक मुक्त घाटी के मुहिम में मुस्तैदी से जुटी है। लेकिन इन सब के बीच हमें तो ये मानना ही होगा कि इस टारगेट किलिंग के मंसूबों को रोकने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता है, वरना राह चलते या किसी स्कूल या दफ्तर में काम करने वालों की हत्या करना बहुत आसान हो जाता है। और टारगेट किलिंग में आप देखेंगे कि ज़्यादातर मामले ऐसे ही लोगों के साथ हुए हैं। इसमें दो राय नहीं है कि पिछले साल और अब तक घाटी को अशांत करने के मंसूबा पालने वाले करीब 250 से ज़्यादा आतंकियों को हमने ढेर कर दिया, हमारी सेना ने ढेर कर दिया। उम्मीद यही है कि आतंकियों के हर मंसूबे को हम करारा जवाब देंगे। एनएससी की बैठक हो रही है घाटी के हालात को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल इस बैठक में रणनीति बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, घाटी को करीबी से समझने वाले अजीत डोभाल और उनकी टीम इस नापाक इरादे का भी खात्मा कर पाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद करना चाहिए। फिलहाल घाटी में इस तरह की हत्याओं को लेकर लगातार आंदोलन का दौर जारी है और आतंकवादियों का मकसद भी यही है कि घाटी को अस्थिर किया जाए। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। कुछ खामियां रह गई हों तो हमें ज़रूर अपना सुझाव दें। कार्यक्रम को और बेहतर करने के लिए आपका सुझाव हमारे लिए मायने रखता है। फिर मिलते हैं कुछ और मुद्दों के साथ अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।